नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हैं। इस वीडियो में कुल 25 प्रश्न हैं। हर प्रश्न का हम लोग कुछ न कुछ विश्लेषण करते हुए चलेंगे जहां पे इसकी आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम लोग गणित का, जो कि क्लास 8 का वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड प्रश्न है, उसको देख लेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट परिमेय संख्या से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना था उसका अध्ययन किए थे। यदि आप उसे नहीं देखे थे इसी चैनल पे, यानी यह जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उस वीडियो का दिया हुआ है, चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग वर्ग और वर्गमूल से कुछ प्रश्न देखेंगे। उसके बाद पुनः हर विषय से कुछ न कुछ एक जो संभावित प्रश्न बनता है उसे यहाँ पे संग्रहित किया गया है। पुनः मैं याद दिला दूँ, चैनल पर पहली बार है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे परीक्षा की तैयारी के लिए। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक करना तो भूलेंगे ही ना। हम लोग अधिक समय नहीं गंवाते हैं, पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है 400, 361, 324 और 322। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यदि छोटा अंक हो तो पूर्ण वर्ग तो आप आसानी से बना लेंगे। सपोज कीजिए कि आपके पास 400 यह संख्या दी हुई है, तो इसका निश्चित रूप से आप पूर्ण वर्ग बना लेंगे। 20 बिसामन 400। इसके बाद 361 है, इसे भी आप बना लेंगे। 324 इसे भी बना लेंगे। 322 जो संख्या दी हुई है यह आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि संख्या लंबी मिल जाए तो उसमें परेशानी होती है और आपके पास कम समय बचता है। तो इसके लिए एक नियम है क्या, कि जिस संख्या के अंत में, यानी कि कोई संख्या हो, यदि उसके अंत में बड़ी संख्या दी हुई हो तो उसके अंत में 2, 3, 7 या तो फिर आपका 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। जैसे हम छोटा सा लेकर के चलते हैं, एग्जाम्पल 17 ले लिए, तो अंत में तो 7 है तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यदि हम 97 ले लें तो अंत में 7 है तो इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। सपोज कीजिए एक बड़ी सी संख्या हम लोग ले रहे हैं, इतना 9,997, तो एक बड़ी संख्या है। यदि आप इसे याद रखेंगे कि संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 हो तो वह निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए 322 है, तो 322 जब है तो यह तो 2 आ चुका है, लास्ट में 2, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके अलावा देखिए 4 है, 1 है, 0 है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। स्पष्ट हो गया होगा। आगे चले दूसरे प्रश्न में। सम संख्याओं का वर्ग हमेशा क्या होता है? बहुत सिंपल प्रश्न है। सम संख्याओं का वर्ग हमेशा क्या होता है? तो कोई भी प्रश्न हो यदि गणित से रिलेटेड तो उसे आप अंदाज से, एक संभावना से आंसर नहीं देंगे। इसे आप करके देखेंगे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। सम संख्या, एक सम संख्या 2 हमने लिया, इसका स्क्वायर कीजिए, तो 2 गुना 2 करेंगे 4, या तो फिर 8 का स्क्वायर कीजिए, सम संख्या लिए 8 8 64। तो सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या हो रहा है? यह भी सम संख्या है 4, 64 भी सम संख्या है, तो सम संख्या होती है, यानी कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कुछ और भी देखें। यदि विषम संख्या कहे कि विषम संख्या का वर्ग करने पर क्या होगी, तो 3 का स्क्वायर कीजिए, तो 3 तिया 9, तो यह भी तो विषम संख्या हुई। 5 का स्क्वायर कीजिए तो 5 25, यह भी विषम संख्या होगी। यानी कहने का अर्थ हो गया कि यदि सम संख्या का वर्ग पूछे तो सम संख्या होती है और विषम संख्या का वर्ग पूछे तो विषम संख्या होती है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, पाइथागोरीय त्रिक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग पाइथागोरीय त्रिक के बारे में समझें। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? यह पार्ट आपका, इसको हमने एक त्रिभुज बनाया, यह कर्ण हो गया, नीचे वाला भाग आपका आधार हुआ और ये लंब हुआ।
तो पाइथागोरीय त्रिक में यानी कि पाइथागोरस प्रमेय बताता है कि कर्ण का यदि आप स्क्वायर करेंगे और यह इक्वल टू होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर दोनों का योगफल करेंगे तो यह कर्ण के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो इसी पर पाइथागोरीय त्रिक हमें समझना है। अब यहाँ पे देखिए 5, 12, 13 दिया हुआ है, तो सबसे जो बड़ा अंक है निश्चित रूप से कर्ण होगा। तो 13 कर्ण हो गया, तो 13 गुना 13 करेंगे तो 169 होगा। फिर 5 का स्क्वायर कीजिए 5 25 और 12 का 144 है, तो 144 और 25 जोड़ेंगे तो 169 होगा, अर्थात 169 इक्वल टू 169 हो चुका है। तो स्पष्ट हो चुका है कि यह जो ए नंबर ऑप्शन यही आपका पाइथागोरीय त्रिक है। इसके बाद अन्य पार्ट को भी देख सकते हैं आप समझने के वजह से। 7 बड़ी है कर्ण है, 7 सते 49, 4 चौक 16 और 5 25, इसको जोड़िए 6 5 11 हो गया, 2 3 4 यानी 41। तो 49 इक्वल टू 41 तो हुआ नहीं, तो यह पाइथागोरीय त्रिक नहीं हुआ। फिर 12 13 17 का भी कीजिए आप इसी प्रकार से, तो यह भी इक्वल नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर यही ऑप्शन नंबर ए ही होगा। आगे चलें चौथे नंबर प्रश्न में, इतना का योगफल होगा। यहाँ पे देखिए यह तो सिंपल आसान सा प्रश्न है, योगफल पूछा जा रहा है। एक 3 5 7 9 इसका योगफल है, तो इसे जोड़ दीजिएगा, वही आंसर हो गया 9 7 16, 9 7 16 हो गया। उसके बाद 5 जोड़िए 16 5 21 22 23 24 25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। लेकिन इतना यह तो छोटा अंक होगा, तो इसे आसानी से आप जोड़ देंगे, सिंपली है। लेकिन हमें यहाँ पे एक इस हिसाब को लेने का यही हुआ सेंस कि यहाँ पे एक हम लोग सूत्र का अध्ययन करेंगे, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक, इसे देखिएगा प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या है, इसका योगफल पूछा गया है। तो इसका सूत्र होता है कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है। तो यह कितना अंक है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 का आपको डायरेक्ट स्क्वायर कर देना है, 5 25 हो गया, यानी कि यह योगफल को सूचित करता है, ऑप्शन नंबर ए। यही लंबी संख्या दी हुई रहती तो जोड़ने में काफ़ी समय लगता, और इस सूत्र की सहायता से आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलें, अगला प्रश्न है 5वां नंबर, इतना का वर्गमूल होगा, 42 35 30 का वर्गमूल कितना होगा। तो 42 का खंड करेंगे, इसे चलिए 42 35 और 30 है, इसे वर्गमूल में कर देते हैं। तो सिंपली है कि वर्गमूल में जोड़ा में 1 बाहर आएगा, तो 42 का खंड कीजिए, 7 छक 42, 7 गुना 3 गुना 2, 42 हो चुका है। इसके बाद 35 करेंगे, 7 5 35 हो गया। फिर 30 करना है, तो 5 तिया 15 और 1 होगा 2, 15 दूनी 30। देखिए 7 7 डबल है, 1 7 बाहर चला आया। उसके बाद 1 3 और 1 3 यहाँ पर है, 1 3 बाहर आ गया, यह हो चुका है कंप्लीट। फिर 1 2 और 1 2 यहाँ पर है लास्ट में, यह भी बाहर आ गया। और 5 1 देखिए यहाँ पर है और 1 5 यहीं पे है, तो यह भी 5 बाहर चला आया। अब इसको आप गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 सते 7 तिया 21, 210 हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, इतना का वर्गमूल निकालिए। अब देखिए यहाँ पे इसको हल करके वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले 88 गुना 81, और यहाँ पे भाग है तो इसका उल्टा गुना करेंगे तो 1/22 हो जाएगा। 22 से इसको कटा दीजिए, 22 चौके 88। अब बचा आपके पास सिंपली कितना, 4 गुना 81। अब इसका वर्गमूल करते हैं, तो 4 का वर्गमूल 2 हुआ और 81 का 9, यानी कि 9 दूनी 18, ऑप्शन नंबर ए
इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है, फिर यहाँ पे वर्गमूल निकालना है। ध्यान रखिएगा, यह सभी प्रश्न क्लास 8 वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड चैप्टर, यानी कि जो चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल का, उसी से लिया गया है। हम लोग पिछले वीडियो में परिमेय संख्या से देखे थे। इस प्रकार से क्लास 8 से हम लोग प्रारंभ किए हैं। जो भी मैथमेटिक्स का होगा सभी कंप्लीट करके जो पूछने लायक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है उसका अध्ययन करेंगे, और इसके साथ साथ अन्य प्रश्न का भी समायोजन होगा। यहाँ पे इसका वर्गमूल पुनः निकालना है। तो वर्गमूल निकालने का अर्थ हो गया, इस पे आप रूट चढ़ाएंगे इस प्रकार से, यानी कि 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर 2। सिंपल है। यदि 2 पर पावर 2 है तो 2 गुना 2 हुआ, तो जोड़ा में से 1 बाहर 2 आ गया, फिर इसमें भी से 1 3 बाहर आ गया, इसमें से 5 बाहर आ गया, इसमें से 7 बाहर आ गया। अब पुनः इसको गुना कीजिए, 7 पचे 35, 35 दूनी 70, और 70 गुना 3 करेंगे, 7 या 21, 210। ऑप्शन नंबर ए। आगे है 8 नंबर प्रश्न, किस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल 225 हो जाता है? किस संख्या को? तो इस प्रकार का हिसाब में यह जो 225 दिया है गुणनफल, इसका आप वर्गमूल निकालिए। तो 2 अंक, 4 चौक 16, 4 बार इसे भाग देना है, 4 चौक 16, यह 4 4 8 हो गया, जो वर्गमूल बनाने का नियम है। इसमें से घटाइए 16 4 20, 425, और यह 5 बार पूर्णतः कट जाएगा। 5 25, 5 8 40, 2 42, कैंसिल हो गया, यानी कि 45 हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी 45 को 45 से गुना करेंगे तो इसका गुणनफल 225 प्राप्त होगा। आगे है 9 नंबर प्रश्न, इतना का वर्गमूल कितना होगा? 16 बटे 25, यानी 16 बटे 25 का वर्गमूल ज्ञात करना है। बहुत सिंपल हिसाब है, थोड़ा सा हम लोग को समझना है। 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, तो 4 बटे 5 हो गया। ऑप्शन तो मिल रहा है ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद 10वां नंबर प्रश्न है, पुनः एक वर्गमूल निकालना है। पॉइंट का वर्गमूल है, यानी कि 0.64 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका पॉइंट हटाइए, 1 हो गया, और ये फिर 0 कैंसिल हो गया। तो 64 का वर्गमूल 8 और 100 का वर्गमूल 10, तो यह कितना हो जाएगा? 8 8 64 हो गया। तो इस 8 में 10 से भाग देंगे तो 0.8 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। हम लोग 10 नंबर हिसाब में आ चुके थे, यही हो गया। इसके बाद यहाँ से विषय चेंज होगा। आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? यह प्रश्न आपका बायोलॉजी से हो गया, यानी कि जीव विज्ञान से। तो आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? 4 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, या तो फिर 1 घंटा। तो आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? 4 घंटे तक रहता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर, रक्त समूह है, यानी कि रक्त समूह क्या क्या है? तो यहाँ पे देखिए, ए भी आपका रक्त समूह है, बी भी है, ओ भी है। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी होगा। एक आपका छूट रहा है ए बी, इसे भी जान ले। ए भी आपका रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप, बी भी है, ओ भी है, और ए बी भी रक्त समूह कहलाता है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, मूत्र का पीएच मान, यानी पीएच स्केल पूछा गया है यूरिन का, मूत्र का। तो 7 9 6 3, तो इसका मूत्र का पीएच मान 6 होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, बिहार केसरी कहलाता है, यानी कि बिहार केसरी कौन कहलाते हैं? ऑप्शन है आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, चितरंजन दास, लाला लाजपत राय। तो बिहार केसरी के रूप में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जाने जाते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। और यहीं पे आशुतोष मुखर्जी, यह बंगाल केसरी के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि बंगाल केसरी यदि कहा जाए तो आशुतोष मुखर्जी होगा। और चितरंजन दास को देश बंधु चितरंजन दास कहलाते हैं। और लाला लाजपत राय, यह पंजाब केसरी के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद आगे चलिए,
15 नंबर प्रश्न, क्लोरीन का उपयोग होता है, केमिस्ट्री का प्रश्न है, Cl2 यानी कि क्लोरीन यह जो गैस है इसका क्या क्या उपयोग होता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, मस्टर्ड गैस में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, उपर्युक्त तीनों में। तो निश्चित रूप से क्लोरीन का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी होता है, मस्टर्ड गैस बनाने में भी, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अम्ल बनाने में भी किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो गया। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, फिटकरी का कार्य है, यानी फिटकरी जिसे पोटासिलम कहा जाता है, इसका क्या कार्य है? तो जल को शुद्ध करने में, कागज उद्योग में, कीटनाशक में, उपर्युक्त सभी में। तो फिटकरी का क्या कार्य है? तो सिर्फ इसका कार्य जल को शुद्ध करने में ही किया जाता है, कागज उद्योग में और कीटनाशक में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, हाइड्रोजन, द्रव हाइड्रोजन, ठोस हाइड्रोजन या तो भारी जल। तो रॉकेट ईंधन के रूप में जो प्रयोग होता है वह द्रव हाइड्रोजन होता है। यह एक फ्यूल का काम करता है जो कि रॉकेट में यह उपयोग होता है द्रव हाइड्रोजन का। अगला प्रश्न है 18 नंबर, हाइड्रोजन के समस्थानिक है, यानी हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है यह पूछा गया है, 1, 2, 3, 4। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। पहले का नाम है प्रोटियम, उसके बाद दूसरा है ड्यूटीरियम, और तीसरा आपका है ट्राइटियम। इस प्रकार से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए। समस्थानिक कहने का अर्थ हो गया कि जिनका परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाता है। इसी का जस्ट अपोजिट संभारिक कहलाता है। तो चलिए इसको डिटेल हम लोग कभी दूसरे वीडियो में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे हैं। 19 नंबर प्रश्न है, 1 फुट में कितना मीटर होता है? तो इसे याद रखिएगा, 1 फुट में 0.3 मीटर होता है। 1 फुट में 0.3 मीटर हो गया, सिंपल सा प्रश्न है। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग होता है। सोलर कुकर, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उपर्युक्त सभी। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। यहीं पे उत्तल दर्पण जो कि साइड मिरर के रूप में होता है, और अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के में भी जो दर्पण के प्रयोग में होता है, यह फेमस है, पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे सोलर कुकर कहा गया है तो यह अवतल दर्पण में प्रयोग होता है, यानी सोलर कुकर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं, यानी यह जो भारतीय आरबीआई इसको कहेंगे, एसबीआई नहीं, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या कार्य हैं? तो इसके कार्य है करेंसी नोटों को निर्गमन करना, यह भी सही है। यह बैंकों का बैंक होता है और साख नियंत्रण भी करता है। तीनों काम करने का है भारतीय रिजर्व बैंक का, आरबीआई का। तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? 1951, 52, 54 और 55। तो यहाँ पे 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था। 1952 पे बात करें तो यह दूसरा संशोधन हुआ था, और 54 में तीसरा, और 55 में यह चौथा संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में। आगे है 23 नंबर, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तिरंगा जो झंडा है इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो लंबाई आपका 3 और यह 2 होता है, यानी कि 3:2 इसका है रेशियो। ऑप्शन नंबर ए सही है। 24 नंबर प्रश्न है, बिहार में रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ पे एक भागलपुर मिसिंग हो गया, इसे ध्यान रखिएगा। ए नंबर में हो गया भागलपुर, गया, पटना सभी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। फेमस भागलपुर है जो कि नाथनगर इसके लिए प्रसिद्ध है। बिहार में रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र। इसके बाद अंतिम प्रश्न है 25 नंबर, हर्षवर्धन की रचना है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, उपर्युक्त सभी। तो हर्षवर्धन की रचना है, हर्षवर्धन के द्वारा इस पुस्तक को, नागानंद को भी लिखा गया, रत्नावली को भी, और प्रियदर्शक को भी लिखा गया। इतिहास का प्रश्न था।
तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 25 प्रश्न को कंप्लीट किए। निश्चित रूप से आपको ज़रूर यह वीडियो देख करके आनंद आया होगा और पढ़ते पढ़ते ही यानी देखते ही देखते आप इन प्रश्नों को याद कर भी लिए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।